नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। स्मॉल कैप में निवेश किया था लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप के साथ वो रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए फैंग ETF खरीदा, नैस्डैक ETF खरीदा, ये सोचकर कि US मार्केट में जल्दी रिकवरी होगी, लेकिन फिलहाल तो वो भी होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, IT ETF खरीदूँ या फिर गोल्ड बेस खरीदना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखिए IT ETF तो अवॉइड करना चाहिए, खराब नहीं है, निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए निफ्टी 20 पे या फिर जूनियर 20 पे, जो कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। आईटी में सिर्फ आईटी में निवेश करेंगे तो मतलब आपने एक ही सेक्टर पे बड़ा पैसा लगा दिया, डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए निफ्टी 20 पे या जूनियर 20 पे आप बेट कर सकते हैं। गोल्ड 20 के बारे में बात करें, निवेश किया जा सकता है गोल्ड में, लेकिन अगर प्रेफर करना ही है गोल्ड को तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको करना चाहिए। LIC में क्या करना चाहिए? 20% का लॉस है, क्या लॉस बुक करके रिलायंस या बजाज फाइनेंस में निवेश कर दे? तो LIC में क्लियरली पता चलता है जब तक ये 720 का लेवल तोड़ता नहीं है, आपको ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर ये 650 के नीचे चला जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं और दूसरे जो आपने ब्लू चिप स्टॉक्स बताए हैं वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और अगर ये 650 के नीचे नहीं जाता है, उसके ऊपर टिका रहता है, तो चांसेस रहेंगे कि ये 720 का लेवल तोड़ देगा और 800 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तब आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में आपके पास 1248 पे खरीद के रखा है, आप यहाँ पर 950 पे खरीदना चाहते हैं। आईटी सेक्टर में HCL टेक का बेस्ट बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? तो मुथूट फाइनेंस में देखिए अभी पिछले कुछ क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो या तो रिजल्ट एक बार अच्छे आ जाए उसका वेट कीजिए, या फिर प्राइस में आपको कुछ अच्छा देखने को मिले, मतलब टेक्निकली एक बार स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद खरीदना प्रेफर करना चाहिए। HCL टेक में करंट मार्केट प्राइस भी खराब नहीं है, लेकिन मंडे को एक्सपेक्टेड है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, गिरावट होगी, तो आप वहाँ पर अगर आपको ये 930 920 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेशन के लिए। रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करें तो यहां पर आप देखिए वैल्यूएशन इसका ऑलरेडी महंगा है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है लेकिन ग्रोथ स्लो हो गई है और टेक्निकली भी वीक चल रहा है। तो फिलहाल मेरा मानना है जब तक ये 1030 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, डिफेंस में आपने यहाँ पर पारस डिफेंस, एम्टा टेक, डेटा पैटर्न्स, कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए? 15 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि डिफेंस सेक्टर ऑल वेदर सेक्टर नहीं है कि वहाँ पर पैसा डाल दिया फिर हम लोग भूल जाएंगे, तो इतना ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं पर्सनली ये सेक्टर में ज़्यादा बेट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर अगर निवेश करना ही है तो ये जो आपने नाम लिए वो तो अच्छे है, साथ में आप HAL और BDL को भी स्टडी करने के बारे में सोच सकते हैं। भारत रसायन और PI इंडस्ट्री आप मई 2020 से होल्ड कर रहे हैं, अगले 15 साल में कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे सकता है? तो देखिए ये तो ऑफकोर्स पता नहीं है कुछ भी मुझे कि भाई 15 साल में कौन ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देगा, श्योरिटी के साथ तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत रसायन कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है, उसके पास स्कोप ऑफ ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर छोटी कंपनी पर निवेश करते हैं तो आपको रिस्क भी लेना पड़ता है लेकिन रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो भारत रसायन को चाहे तो आप प्रेफर कर सकते हैं। आईटी सेक्टर पे हमें क्या ओपिनियन होना चाहिए? भाई ये एग्रेसिव रेट हाइक होने वाला है, नैस्डैक तो ऑलरेडी गिर चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि आईटी में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अंडर परफॉर्म करेगा और यहाँ पर कितना मार्केट गिर सकता है? यही सब आईटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो आईटी सेक्टर में देखिए अभी तो वीकनेस चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये वीक ही रहेगा? ऐसा मुझे नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा है, अच्छी कंपनीज हैं, अभी भी ग्रोथ की अच्छी खासी स्पेस नज़र आती है, स्पेशली जो छोटी कंपनीज है वहाँ पर तो अब भी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो निवेश तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वीकनेस होगी उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नैस्डैक में जिस प्रकार से 4% की गिरावट हुई है, आईटी सेक्टर आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉब्लम रहने वाला है ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। निफ्टी कितना गिर सकता है? तो निफ्टी में भी आपको अभी जब तक 16,800 17,000 के ऊपर है तब तक फिर भी ठीक है, अगर उसके नीचे चला जाता है तो वापस आपको मार्केट में वीकनेस ही बढ़ती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी आईटी का चार्ट आपके सामने, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप देख पाएंगे किस प्रकार से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर कोशिश हो रही थी कि आईटी सेक्टर ऊपर जाने की तैयारी दिखा रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट के लेवल पे 2 वीक होल्ड भी किया था। मैंने शायद लास्ट वीकली
एनालिसिस के वीडियो में भी ये बताया था कि अगर ये हाई तोड़ देता है तो एक अच्छी रैली आपको नज़र आ सकती है, 32,500 तक आपको ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये हमारा इमीडिएट टारगेट हो सकता है, लेकिन वो गया ही नहीं, 30,500 का लेवल टच भी नहीं हो पाया, आपको डायरेक्टली नीचे ही ओपनिंग देखने को मिली और वहाँ से आपको गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नज़र आई है। तो अभी वापस ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ये लेवल्स एज अ सपोर्ट हमें दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वीकनेस ही रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बेस्ट आईटी मिड कैप स्टॉक्स कौन से होने चाहिए? तो देखिए अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली तो खरीदारी नहीं करना है, लमसम अमाउंट अभी नहीं डालना चाहिए, लेकिन आप एसआईपी कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स में मिड कैप में। कोफोर्ज को आप चाहें तो स्टडी करने के बारे में सोच सकते हैं, ये मुझे एक अच्छी कंपनी नज़र आती है। सर किसी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न बनेगा या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रहेगा, और इन दोनों में रिस्क किस में रहता है? तो रिस्क तो एक ये ओवरऑल दोनों में रहता ही है, लेकिन ज़्यादा रिस्क आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी अगर आप डालते हैं पैसा, तो अगर आपका विजन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब 3 साल 5 साल का ही है, तो स्मॉल कैप 3-5 साल के लिए इजीली अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। पास्ट में उसने ये दिखा दिया है कि भाई 5 साल के लिए आपको कोई खास रिटर्न्स बनाकर नहीं देंगे, ये होता हुआ नजर आया है। अभी कोविड के बाद इतनी रैली आ गई तो वो रिटर्न्स एकदम से सुधर गए। तो इसीलिए अगर आपका विजन मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ब्लू चिप कंपनीज के बारे में बात करें तो जब आप खुद ब्लू चिप कंपनी में निवेश करते हैं तो जितना डाइवर्सिफिकेशन एक म्यूचुअल फंड कर पाएगा उतना डाइवर्सिफिकेशन आप नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप स्टेबल कंपनीज लेते हैं और अलग अलग सेक्टर से सिलेक्ट करते हैं और 10-12 कंपनी भी लेते हैं तो वहां पर रिलेटिवली रिस्क मुझे कम नजर आता है। फंडामेंटल्स ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स, ग्रीन पैनल, प्राज इंडस्ट्री, बोरोसिल, मोल्टेक पैकेजिंग। देखिए मैंने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, बहुत डीपली तो स्टडी नहीं किया, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू ये कंपनीज मुझे डिसेंट नज़र आती है। क्या यहाँ पर 3% का एलोकेशन देना चाहिए? उतना ज़्यादा मुझे एलोकेशन देने में इतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन सेक्टर्स में, ये सेक्टर्स में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ये जो कंपनीज़ हैं थोड़ी बहुत अभी साइज़ में छोटी कंपनीज़ हैं और ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर दिया है और वैल्यूएशंस भी एकदम मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, इसलिए 3% का एलोकेशन मेरे लिए, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। डेटा पैटर्न्स में और पारस डिफेंस पे मेरा क्या व्यू है? क्या ये अच्छा समय है एक्यूमुलेट करने के लिए हाई वैल्यूएशन पे? तो देखिए छोटी कंपनी पे हाई वैल्यूएशन पे निवेश करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। जब हम कोई ब्लू चिप कंपनी में थोड़ा बहुत हायर वैल्यूएशन पे निवेश कर भी देते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, एशियन पेंट्स सस्ती कंपनी नहीं है, पी रेशियो देखिए उसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगा नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर महंगे वैल्यूएशन पे निवेश करना और किसी स्मॉल कैप में महंगे वैल्यूएशन पे निवेश करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि वो प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन कर जाते हैं ब्लू चिप कंपनीज, कई बार सालों तक वो कर जाते हैं। अगर कुछ एकदम गलत हो जाता है तो अलग बात है, वरना जनरली वो प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन करते हैं और टाइम के साथ वो जो प्रीमियम है वो थोड़ा बहुत बढ़ता भी जाता है। क्या एशियन पेंट हमेशा से 80-100 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था? ऐसा नहीं है, पहले वो 30-40 पे कर रहा था, फिर 60 पे सस्टेन किया, अभी वो 100 पे सस्टेन कर रहा है। तो टाइम के साथ आपको वो प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई होता हुआ नजर आता है, लेकिन स्मॉल कैप में ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है कि इतना ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे आपको निवेश करने से बचना चाहिए। वैल्यूएशन स्मॉल कैप में तो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हैप्पीएस्ट माइंड आपने 1048 पे खरीदा है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टाइटन पे क्या करना चाहिए? तो हैप्पीएस्ट माइंड में आप देखिए यहाँ पर 1000 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया, गिरावट देखने को मिली। अब अगर ये वापस लेवल तोड़ देता है तो आपको वीक होता हुआ नजर आएगा, तो इस लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1015 के आसपास ये लो हमें दिखाई पड़ता है। टाइटन में क्या करना चाहिए? टाइटन में आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस यहीं पर है। ऑलरेडी एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें पैटर्न देखने को मिला है, तो जो मोमेंटम ये देखने को मिला है उतना हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ब्रेकआउट हुआ है, शायद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन वापस गिरावट हो सकती है। तो इस प्रकार से टाइटन पे मेरा व्यू है कि जब तक थोड़ा बहुत अभी कॉन्सोलिडेशन नहीं हो जाता, या तो गिरावट हो जाए या कॉन्सोलिडेशन हो जाए, उसके बाद ही हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। सर अगर स्टॉप लॉस के नीचे गैप डाउन खोले तो क्या ये स्टॉक सेल कर देना चाहिए या स्टॉप लॉस आने का इंतजार करना चाहिए? इमीडिएटली सेल कर देना चाहिए। जो भी प्राइस हो वहाँ पर मार्केट खुलता है, स्टॉप लॉस अब 100 रुपये का है और अगर 98 पे खुला, 99 पे खुला, तो वहाँ पर एग्जिट करना हमारे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वेट नहीं कर सकते। अगर सेंटिमेंट खराब होता चला गया तो वो 98 का 95 हो जाएगा, तो ज़्यादा लॉस लेना पड़ेगा। तो ये तो एक रूल बनाकर ही रखना है कि अगर हमें मार्केट खुलता है स्टॉप लॉस के नीचे तो वहाँ पर क्लियरली हमें एग्जिट करना है।
कैन यू प्लीज़ शेयर योर व्यू ऑन ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स एंड यूफ्लेक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक डिसेंट कंपनी मुझे नजर आती है। ज्योति रेजिन्स और यूफ्लेक्स दोनों ही एक अच्छी कंपनीज हैं, आप स्टडी कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में। मैंने एकदम डिटेल में स्टडी नहीं किया है, ओवरव्यू थोड़ा बहुत देखा है, फाइनेंशियल ट्रेंड देखा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है, बस थोड़ी बहुत यहाँ पर नज़र बनाकर रखी है। तो उस हिसाब से कंपनीज हमें डिसेंट नज़र आती है। आप इन्हें ट्रैक कर सकते हैं, इनके एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। बालकृष्ण और बोरोसिल में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो गिरावट के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर 2000 का लेवल तो ऑलमोस्ट हमें आता हुआ नज़र आता है। जिस हिसाब से ये पैटर्न देखने को मिला है, स्टॉक थोड़ा बहुत और भी गिर सकता है, 1800 तक के लेवल्स भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। बोरो रिन्यू के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि गिरावट के काफ़ी ज़्यादा अच्छे संकेत हमें पहले भी मिले हैं। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ लेकिन कुछ ही समय में ब्रेकआउट फेल हो गया, ये हमारा पहला संकेत है। दूसरा संकेत है कि ये ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब अगर ये 500 रुपये का लेवल जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये भी तोड़ देता है तो ये हमारा तीसरा और आखिरी संकेत रहेगा कि स्टॉक में अभी अच्छी खासी वीकनेस है और ईजिली स्टॉक हमें 400 और 300 के लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारे प्राइस पे आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।